हे एवरीवन, वेलकम टू रियल एजुकेटर। होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी में चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस होगा। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 में जल के बारे में पढ़ेंगे। वाटर की मात्रा कितनी रहती है हमारे पृथ्वी पर, और ये वाटर आती कहाँ से है और जाती कहाँ पर है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि कभी कोई बारिश होती है तो गड्ढे में जल भरा रहता है, या फिर कहीं हम लोग पानी फेंक देते हैं, ठीक है, गड्ढे में जल भरा रहता है। कुछ समय के बाद वो जल क्या होता है, खत्म हो जाता है ना, वो गड्ढा सूख जाता है। तो ये जो पानी है, ये जो जल है, ये जाता कहाँ है आखिर। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो पर जानेंगे, बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले पिक्चर देखिए, ये क्या है, हमारा बादल है, ठीक है, ये सन है, और ये माउंटेन्स है, ये ट्रीज़ है, और ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। सो गाइज देखिए, ये जो सन है, ठीक है ना, सन धातु जो है, ये क्या करते हैं, हमारे नदी, तालाब, समुद्र, ठीक है, ये सब में क्या करते हैं, अपनी रेस डालती है, ठीक है, अपनी रेस डाल रही है। अब ये रे क्या करती है, हमारे पृथ्वी को गर्म करने का काम करती है ना। पृथ्वी की जो पृथ्वी से जो सूर्य की किरणें निकलती है, वो क्या करती है, गर्म करती है, ठीक है ना। तो ये वाटर को भी क्या करेगी, वो वार्म करेगी, ठीक है ना, गर्म करेगी। अब ये जब वाटर जब गर्म होता है, जैसे अभी हम लोग चाय बनाते हैं या फिर पानी गर्म करते हैं ना, तो देखते हैं ना, जब पानी गर्म होता है तब क्या निकलता है, एक हवा टाइप्स निकलता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग वाष्प कहते हैं, ठीक है। तो ये भी गर्म करेगा तो क्या निकालेगा, यहाँ से वाष्पीकरण होगा, ठीक है ना, वाष्प निकलेगा यहाँ से, जिसको हम वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण या फिर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। ये जो वाष्प है, ये वाष्प क्या करती है, हमारे आकाश पर चली जाती है, ठीक है। ये जो वाष्प है हमारी आकाश पर चली जाती है, और क्या करती है, और ये जाते जाते क्या करती है, अगर ये वाष्प जाएगी, कभी हम लोग पानी को अगर गर्म करते हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगा कर देखिएगा, जब हम लोग बाद में ढक्कन हटाते हैं ना, तो उस ढक्कन पर क्या रहेगी, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स रहते हैं, मतलब कि पानी की बूंदें रहती है ना। ये पानी कहाँ से आता है, वाष्प जो जा रहा है ऊपर में, वही क्या हो जाता है, ठंडा होकर फिर से पानी बनता है ना। तो यहाँ पे भी वही काम होगा। जैसे ही वाष्प जाएगा, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, ठंडा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लिथोस्फीयर में क्या होता है, ऊपर जैसे जाते हैं हम लोग का जो टेम्परेचर है, तापमान क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही काम होगा। वाष्पीकरण जब होगा, ये तो वाष्पीकरण तो गर्म है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो क्या होने लगेगा, ठंडी होती रहेगी, है ना। ठंडी होकर क्या करेगी, यहाँ पे बादल बना लेगी, ठीक है, क्लाउड फॉर्म करेगी, है ना। उसके बाद क्या करेगी, ये जो बादल है और ठंडी हो जाएगी, है ना। ये जो बादल है बहुत अधिक ठंडी होकर क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है ना। संघनित मतलब कि छोटे छोटे बादल बनते हैं और वो एक साथ आ जा रहे हैं, ठीक है। एक साथ आकर क्या करते हैं, पूरे काले बादल बनाते हैं, है ना, काले बादल बनाते हैं। ये जो इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, गर्म होकर क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण होकर ये बादल का निर्माण कर रहा है। ये बादल क्या होती है, संघनित हो जाती है। क्या होती है, संघनित, संघनित, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, ये वाष्पीकरण हो गया, कंडेंसेशन होगा। और ये कंडेंसेशन जब हो जाता है, उसके बाद क्या होने लगती है, बारिश होती है, ठीक है। क्या होती है, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये क्या होती है, बारिश की बूंद के रूप में ये जो वाष्पीकरण से जो जल बना है, ये होने लगती है, ठीक है। अब ये जो वर्षण हो रहा है, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, है ना, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, हिंदी में इसे वर्षण कहते हैं, ठीक है, वर्षण या बारिश बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन होता है और बारिश होती है। अब ये बारिश होती है तो क्या होती है, नदी तालाब के जो पानी रहती है, उसकी जो स्तर होती है, उसको क्या करेगी, पूरा बढ़ाएगी, है ना। मतलब कि नदी तालाब में पानी क्या होगी, इकट्ठा हो जाएगी। और जहाँ नदी तालाब नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, ज़मीन के अंदर चली जाएगी, ठीक है ना। क्या होगी, ज़मीन के अंदर चली जाएगी, जिसको ग्राउंड वाटर लेवल कहते हैं, ठीक है। अब ये ग्राउंड वाटर लेवल जो है, अंदर कैसे जाएगी, ऐसा तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी रहेगी तो वो अपने सोख लेगी, लेकिन अगर कंक्रीट वगैरह का हम लोग क्या करते हैं, रोड वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, वो पानी को अब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं होती है, ठीक है। तो ये पेड़ हमें लगाना चाहिए, ठीक है, हमें पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ क्या करती है, पेड़ की जो जड़ें रहती है, वो क्या करती है, अपने अंदर पानी को सोखती है और ग्राउंड वाटर मतलब कि भूमिगत जल में उसे भेज देती है, भूमि के बहुत अंदर भेज देती है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, हमको पानी, पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमें पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा क्या है, भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल, भूमिगत जल, जिसे ग्राउंड वाटर लेवल कहते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है, जिसे हम ग्राउंड वाटर लेवल कहते हैं। शुरू से समझिएगा।
सन क्या कर रही है, नदी, तालाब या समुद्र के जल को गर्म कर रही है, ठीक है ना, अपने ताप से क्या कर रही है, पानी को गर्म कर रही है। ये पानी क्या हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, और इवेपोरेशन होकर क्या कर रहा है, ये बादल बना रहा है। क्या कर रहा है, ये बादल बना रहा है। और ये बादल क्या होती है, संघनित होकर, ठीक है ना, संघनन होकर, कंडेंसेशन करके क्या करती है, बारिश होती है, ठीक है, बारिश करती है। और ये बारिश क्या करती है, फिर से नदी तालाब को भर देती है, ठीक है। फिर यही प्रक्रम क्या होता है, सन क्या करेगा, गर्म करेगा, इवेपोरेशन होगा, बारिश होगा, फिर से भर जाएगा, है ना। तो यही क्या हो रहा है, पहला तो ये हो रहा है, ठीक है ना, पहला स्टेप में ये हो रहा है। दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। तीसरा स्टेप में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन होने के बाद में क्या हो रहा है, चौथा स्टेप में प्रेसिपिटेशन हो रहा है। और पांचवा स्टेप में क्या हो रहा है, फिर से नदी तालाब क्या हो रहा है, भर जा रहा है। यही जो स्टेप्स है ना, वो बार बार होते रहती है हमारे पृथ्वी पर, ठीक है ना। यही स्टेप्स क्या होती है, बार बार होती रहती है, जिसके वजह से क्या होती है, जल का निरंतर उठाव भी होता है और फिर भराव भी होता है। मतलब कि पानी सूखता भी है और फिर से भरता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जल प्रक्रम या फिर जल चक्र, जल प्रक्रम या फिर जल चक्र, या फिर इंग्लिश में देखें तो वाटर साइकिल, ठीक है, वाटर साइकिल। यही प्रक्रम क्या हो रही है, बार बार हो रही है, जिसे हम क्या कहेंगे, वाटर साइकिल कहते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे पृथ्वी पर क्या है, थल से ज़्यादा जल की बहुलता है ना। मतलब कि ज़मीन से ज़्यादा क्या है, पानी है हमारे पृथ्वी पर, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग आज के ज़माने में सुनने को मिलता है ना कि पानी की कमी हो गई है ना, पानी की कमी हो रही है, सूखा पड़ रहा है। तो क्यों ऐसा होता है, इतनी पानी की मात्रा होने के बावजूद हमारे पृथ्वी पर सूखा क्यों पड़ता है? क्योंकि जो मात्रा होती है पृथ्वी में जल की, वो क्या होती है, सभी मात्राएँ हम, मतलब कि सभी जल हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ जल की मात्रा ही हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हमारे लिए जो पानी रहता है, पीने योग्य रहता है, वो कितने रहता है, 3% जो है ना। हमारे पृथ्वी का 3% पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्य के लिए यूज होता है। बाकी पानी जो रहता है वो हमारे यूज के लिए नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर पानी की कमी होती है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे है जल का वितरण, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। पानी जो है हमारे पृथ्वी पर, ठीक है ना, वो क्या है, नदियों में है, तालाब में है, भूमिगत जल में है, झीलों में है, ठीक है। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में इस तरह से कि सबसे अधिक पानी कहाँ पे रहता है, ठीक है ना, या फिर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, तो कहाँ रहता है, महासागर में रहता है, ठीक है। ऑप्शन में दिए रहेगा नदियाँ, तालाब, झील, ग्राउंड वाटर लेवल, है ना। तो देखिए सेकंड में क्या रहता है, बर्फ। बर्फ का कितना रहता है, 0.2%, ठीक है ना, कितना रहता है, 0.2%। भूमिगत जल, भूमिगत जल जो है, ग्राउंड वाटर है, उसमें कितना रहता है, 0.68, ठीक है। झीलों का लवणीय जल, झील में क्या रहता है, लवणीय जल जो रहता है वो कितने का रहता है, 0.009%। समुद्र का जो पानी रहता है वो कितना रहता है, 0.009%। वायुमंडल में कितना रहता है, 0.0019%। नदियों में कितना रहता है, 0.0001, ठीक है ना, मतलब 0.0001। इतनी मात्रा क्या रहती है हमारी पृथ्वी पर पानी की है। महासागर में सबसे अधिक है, बर्फ में उससे सेकंड में है, भूमिगत जल में थर्ड में, और सबसे लास्ट में कौन है, नदियाँ है, ठीक है ना। नदियों में सबसे कम पानी की मात्रा होती है। अब बर्फ से कैसे पानी आता है, बर्फ से कैसे पानी आता है, बर्फ जब पिघलता है तो वो पानी का रूप लेता है ना, तो कितनी मात्रा पानी देती है हमारी पृथ्वी पर, 0.2% पानी देती है। कभी आप समुद्र के किनारे गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ का जो तटीय इलाका है वो कितना सुहावना लगता है ना। वहाँ पे क्या होता है कि लहरें की आवाज़ें आती है ना, बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन महासागरों में क्या होता है, कुछ घटनाएं भी घटती है, ठीक है। महासागरों में क्या होता है, बहुत सी घटनाएं घटती है, जिसमें प्रमुख जो है ज्वार भाटा, सुनामी, ये सब क्या है, प्रमुख घटनाएं हैं जो कि कहाँ घटती है, महासागरों में घटती है ना, समुद्रों में घटती है। अब देखिए वेव्स, ठीक है ना, हम लोग सुनते हैं ना तरंगे, लहरें, वेव्स। ये वेव्स क्या होती है, जो पानी का लगातार, ठीक है, समुद्र के पानी का लगातार उठाव और गिराव को, ठीक है ना, उतार और चढ़ाव को क्या कहते हैं हम लोग, वेव्स कहते हैं, ठीक है ना। उठाव हो रहा है फिर गिराव हो रहा है, उठाव हो रहा है फिर गिराव, ये क्या है, एक तरह का वेव्स है। इसे ही क्या कहते हैं हम, तरंग कहते हैं। मतलब कि महासागरों के जल का लगातार उठाव या गिराव को तरंग कहते हैं, ठीक है, तरंग कहते हैं।
महासागर में जो जल का लगातार उठाव और गिराव हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं, जल कहते हैं। अगर आप समुद्र में कभी गए होंगे, ठीक है, समुद्र के तट में कभी गए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि जैसे कि हम लोग क्या करता है, जब लहर जाती है ना, तो हमें लेकर चल जाती है और फिर जब लहर आती है तो हमें वापस से फेंक देती है। कुछ सामान अगर फेंकेंगे तो क्या होगा, बॉल वॉल लेकर तो चले जाएगा जाते टाइम, लेकिन जब लहर आती है वापस से फिर गया। तो जो लहर हो रही है ना, ये जो लहर है यही क्या है, तरंगे हैं, ठीक है। यही तरंग क्या होती है, जब वायु बहुत अधिक मात्रा में होती है तो ये तरंगे क्या होती है, बहुत ऊंची ऊंची हो जाती है ना, बहुत ऊंची ऊंची हो जाती है और ये क्या करती है, हमारे समुद्र तट पर आके विनाश करती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा विनाश करती है। इसे ही क्या कहते हैं हम, ज्वारीय तरंग, ठीक है ना, इसे ही क्या कहते हैं हम, ज्वारीय तरंग, ज्वारीय तरंग, ठीक है। ये जो ज्वारीय तरंग है, ये ज्वारीय तरंग आती कैसे है, क्या होता है, नीचे पे महासागरों में महासागरीय जो प्लेट्स होती है उस पर क्या होता है, विचलन होता है ना, विचलन होता है, या फिर कहीं पे ज्वालामुखी का फट रहा है या फिर भूस्खलन हो रहा है, तो इससे क्या हो रही है, वहाँ पे विचलन हो रही है उसकी प्लेट्स में, जिसकी वजह से क्या हो रही है, ये जो तरंगे हैं वो बहुत अधिक उठने लगती है। इसे ही हम ज्वारीय तरंगे कहते हैं और इन्हीं ज्वारीय तरंगों से क्या होती है, सुनामी भी आती है, ठीक है ना, बहुत ऊंची ऊंची हो गई है, ये क्या लेकर आएगी, सुनामी लेकर आएगी, ठीक है। ये क्या होगी, और ऊंची ऊंची हो गई है तो ये क्या लेकर आएगी, सुनामी, क्या लेकर आएगी, सुनामी, ठीक है। ये जो तरंगे हैं, ये तरंगों का हाइट कितना हो जाता है, 15 मीटर हो जाता है, ठीक है, 15 मीटर लगभग हो जाता है। जब 15 मीटर हो जाता है तो वो क्या कहलाएगी, सुनामी कहलाएगी, ठीक है। ये जो तरंगे हैं जब 15 मीटर हो जाएगी ये सुनामी का रूप ले लेती है। अब तक का सबसे अधिक जो सुनामी है वो कितना आया है, 150 मीटर का आया है, ठीक है। ये जो सबसे बड़ी सुनामी थी, 150 मीटर की जो सुनामी थी, ये कहाँ पर आई थी, भारत के तटीय भाग पर आई थी, है ना, 2004 पे। 2004 में भारत के तटीय भाग में जो सुनामी आई थी, लगभग उसकी ऊंचाई कितनी थी, 150 मीटर थी, जो कि अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है, हमारे भारत का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है, लास्टेस्ट पॉइंट जो है ना, सबसे अंतिम पॉइंट जो है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट थी। वही इंदिरा पॉइंट क्या हो गई, डूब गई, जो कि अंडमान निकोबार में थी। इसी सुनामी पर 2004 में जो 150 मीटर की ऊंचाई से जो सुनामी आई थी, इसी सुनामी पर इंदिरा पॉइंट डूब गई। नेक्स्ट है ज्वार भाटा, जिसको टाइड्स कहते हैं, है ना। ये टाइड्स क्या होते हैं, दिन में 2 बार, ठीक है, दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक ना। ओशन का जो वाटर है, दिन में 2 बार, ठीक ना, उठना और गिरना, उठना और गिरना, ठीक है। ये जो उठना और गिरना है इसे ही हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। ये टाइड्स में क्या होता है, जो महासागरीय जल जो रहती है वो बहुत ऊंची मात्रा में चली जाती है ना, बहुत ऊंची हो जाती है और उसी मात्रा में क्या होती है, पूरा नीचे आती है। जैसे यहाँ से उठ रही है पूरा यहाँ से और यहाँ से झटाक से गिर रही है ना, तो यहाँ पे क्या आता है, इसे ही क्या कहते हैं हम, ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा, है ना, यहाँ पे ज्वार और भाटा जब उठता है, पानी जब उठ रहा है, ठीक है, उठ रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम, ज्वार, और जब पानी गिर रहा है उसे हम कहेंगे भाटा। मतलब उठना, पानी का उठना ज्वार कहलाता है और पानी का गिरना भाटा कहलाता है। ये दोनों जब एक साथ होता है ना, क्योंकि उठेगा तो गिरेगा ही, तो इसे क्या कहते हैं हम, ज्वार भाटा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम टाइड्स। देखिए ज्वार को पिक्चर के माध्यम से समझिए। ये हमारा सन है, अर्थ है और ये मून है, ठीक है ना, सूर्य है, पृथ्वी में है और ये चंद्रमा है। अब हमें पता है कि जो अर्थ है वो क्या करती है, सन की चारों ओर रिवोल्यूशन करती है ना, सन के चारों ओर क्या करती है, घूमती है। और ये मून है वो क्या करती है, हमारे अर्थ के चारों ओर घूमती है ना। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है, मून जो है हमारे अर्थ के चारों ओर घूमती है। तो एक समय ऐसा आता है जब ये मून क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना, ये मून क्या करता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ का जो अर्थ का जो सागरीय जल है ना, अर्थ का जो सागरीय जल है वो क्या करेगा, मून इधर टानेगा, है ना। अब ये सन है, ये सन क्या करेगा, मून को टान रहा है ना। सन क्या कर रहा है, मून को अपने तरफ खींच रहा है। ये मून जो है अपने अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल है, हमें पता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी के वजह से, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स के वजह से क्या कर रहा है, सन हमारे पृथ्वी को टानता है। मून क्या कर रहा है, हमारे पृथ्वी को टान रहा है। यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मून को सन टान रहा है और ये जो मून है वो क्या कर रहा है, अर्थ को टान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डबल बल लग रहा है ना, 2 बल लग रहा है, इसका भी बल लग रहा है और इसका भी बल लग रहा है। तो अर्थ क्या होगा, एक तरफ खींच रहा है ना। जो अर्थ खींचा जा रहा है तो अर्थ का जो पानी है, महासागर का जो पानी है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा उठाव होने लगेगा इस जगह पर,
है ना। इस जगह पर क्या होने लगेगा, बहुत ज़्यादा उठाव होने लगेगा, जिससे क्या होता है, ज्वार उठता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ज्वारें होती है। ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में देखा जाता है ना। अमावस्या के दिन में क्या होती है, बहुत हाई टाइड्स आती है, जिसको क्या कहते हैं, हाई टाइड्स, ठीक है, जिसको लघु या उच्च ज्वार भाटा कह सकते हैं, उच्च ज्वार होती है, ठीक है। क्योंकि सन और पृथ्वी के बीच में, ठीक ना, मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है। इस वजह से यहाँ पे क्या लगती है, लघु ज्वार लगती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगती है, लघु ज्वार, मतलब कि हाई टाइड्स बनती है, ठीक है। अब ये मून क्या हुआ, वो अपने स्थान पर चले गया, ठीक है। मून क्या अब ये, क्योंकि मून क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना अर्थ का, अब ये अपने स्थान पर चला गया, क्योंकि हमें पता है ये तीनों क्या है, एक सीध पर है ना, एक सीध पर है। तो ये क्या हो गया, अपनी जगह पर चला गया, जिससे कि क्या करेगा, सन पृथ्वी को इधर से खींचेगा और मून पृथ्वी को इधर से खींचेगा, है ना। इधर से सूरज खींच रहा है, उधर से चंद्रमा खींच रहा है, तो क्या होगा, दोनों तरफ से जब हम लोग किसी चीज़ को खींचते हैं तो बीच में दबाव बनता है ना, तब यहाँ पे क्या आएगा, ज्वार आएगा। क्या आएगा, ज्वार आएगा, ठीक है। ये ज्वार भी क्या होती है, बहुत भारी मात्रा में होती है, बहुत लंबी बड़ी बड़ी ज्वार आती है। और जब मून क्या करता है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, यहाँ पे रहेगा या फिर यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। मून जब यहाँ पे रहेगा, तभी भी क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये तो खींचेगा जरूर से, है ना। तभी में ये इधर तो खींच रहा है, ये क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल से खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे दबाव मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, ज्वार उठेगा। ये निम्न ज्वार होता है, ठीक है ना, उतनी मात्रा में नहीं होती है, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी ज्वार होती है ना। क्योंकि ये क्या करती है, दोनों तरफ से पृथ्वी को खींचती है ना। ये जो हमारा ज्वार भाटा, ये किसके कारण आता है, कौन सी बल के कारण आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स के वजह से हमारा ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार और भाटा से क्या होती है, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होता है। क्या बेनिफिट्स होता है, पहला कि क्या होता है, जब ज्वार आती है तब क्या करती है, मछलियाँ तटों पर आ जाती है ना। बहुत सारी मछलियाँ क्या होती है, तटों पर आ जाती है, जिससे हमें बहुत सारी मछलियाँ प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्या है कि जो नौ संचालन होता है, ठीक ना, नेवी में इन्वेस्टिगेशन जो होता है, उनको क्या करता है, अपने ज्वार के माध्यम से लेकर चला जाता है, या फिर अगर आना चाहते हैं तो वो भाटा के माध्यम से आ भी जाते हैं, है ना। तो ये भी ज्वार भाटा का एक इंपॉर्टेंस है। और तीसरा क्या है कि जो मछुआरे रहते हैं, मछुआरे जो रहते हैं, वो मछली पकड़ने जाते हैं, उन्हें भी क्या होता है, तटीय मैदान तक पहुंचाने के लिए उन्हें भी सहायता मिलता है भाटा से, ठीक है। तो ये ज्वार भाटा का क्या है, बेनिफिट्स है। और कुछ विनाशकारी भी होता है, बहुत ज़्यादा ज्वार भाटा आने से हमारे तटीय भागों को नुकसान भी झेलने को पड़ता है। नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं या फिर ओशन करंट्स। ये ओशन करंट्स क्या होते हैं, पहले तो धाराएं क्या होती है, धाराएं क्या होती है, महासागर पर चलने वाली नियमित जल को क्या कहते हैं, हम धारा कहते हैं, नियमित जल को धारा कहते हैं, ठीक है। ओशन करंट्स, अब हमारे महासागर में क्या होती है, करंट्स रहती है, ठीक है, करंट्स, धाराएं रहती है, ठीक है। कितनी धाराएं रहती है, 2 धाराएं होती है। कौन कौन सी, गर्म जल धाराएं, गर्म जल धाराएं, और दूसरा है ठंडी जल धाराएं। ठंडी धारा है, ठीक है। वार्म ओशन करंट, और कोल्ड ओशन करंट, ठीक है। 2 धाराएं चलती है, वार्म और कोल्ड, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। ये गर्म जल धाराएं कहाँ पर चलेगी, यहाँ पे समझिए, जैसे कि हमारा क्या है, ये पृथ्वी है ना। हमारे पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, हमें पता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मकर रेखा, कर्क रेखा है ना। यहाँ पे कैंसर और कैंसर, देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। हमारे पृथ्वी को बीचों बीच से कौन सी रेखा काटती है, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर, है ना, बीचों बीच, जो 0 डिग्री पर होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन रहता है, कर्क रेखा रहता है। उसके बाद 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में कौन रहता है, मकर रेखा रहता है, ठीक है ना। 23.5 ये, और ये भी 23.5 डिग्री, और ये 66 डिग्री, और ये 66 डिग्री, और ये 90 डिग्री रहता है ना, 90 डिग्री। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, समझिएगा 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये क्या रहेगा, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव,
और ये रहेगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमारी पृथ्वी के कितने पोल है? 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब ये जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को पता है चैप्टर 3 में हम लोग देखे थे कि जो सन है यहाँ पे क्या करता है, एकदम स्ट्रेट लाइन पर अपना सूर्य ताप देता है ना, इंसुलेशन देता है। उसके बाद जैसे जैसे जाता है वो क्या होता है, अपनी रेखाएं तिरछी करने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का जो तापमान है वो क्या होता है, अधिक होता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ध्रुव की ओर जाते हैं, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो उसका जो तापमान रहता है वो क्या होता है, कम होने लगता है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ की जो भी महासागरीय धाराएं होती है, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी महासागरीय धाराएं चलती है वो कैसी धाराएं रहती है, गर्म जलधाराएं रहती है। ठीक है, कौन सी धारा रहती है, गर्म रहती है, वार्म करंट्स रहते हैं यहाँ पे। क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का जो ताप है वो क्या होता है, एकदम स्ट्रेट पड़ता है, एकदम सीधी पड़ती है। इसी वजह से यहाँ का जो ताप है वो क्या रहता है, गर्म रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो महासागर है वो भी गर्म हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे कौन सी धाराएं चलती है, गर्म जल धाराएं चलती है। मतलब कि भूमध्य रेखा पर गर्म जल धाराएं कहाँ पे चलती है, गर्म जल धाराएं, वार्म ओशन करंट्स कहाँ पर चलती है, भूमध्य रेखा के आमने सामने। ठीक है, भूमध्य रेखा के आमने सामने क्या चलती है, गर्म जल धाराएं चलती है। अब ये जो जब धाराएं क्या होती है, जिस तरह से ऊपर जाएगी, ठीक है, मतलब कि ध्रुव की ओर जैसे जैसे जाएगी, जैसे जैसे ये जो धाराएं है ध्रुव की ओर जाएगी, वो क्या होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी। क्या होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी। इसी वजह से जो ठंडी जल धाराएं है, ठंडी जल धाराएं, ठीक है, ठंडी जल धाराएं कहाँ चलेगी, ध्रुवों की ओर चलेगी, ध्रुवों की ओर। ठीक है, मतलब कि गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा के आमने सामने वाले इलाका पर चलेगी, और जैसे जैसे जो हमारे महासागर है ध्रुव की ओर रहेगी, वो क्या होगी, वहाँ पे कोल्ड करंट चलेगी। यहाँ पे कौन सी करंट चलेगी, कोल्ड करंट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का ताप अधिक पड़ रहा है, इसी वजह से यहाँ पे क्या होगी, गर्म जलधाराएं होगी, और जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे वहाँ पे क्या होगी, ठंडी जलधाराएं बहेगी। जहाँ पर ये जलधाराएं मिलती है, ठीक है, इस वाले इलाके पर ये जलधाराएं मिलेगी। ठीक है, 66 डिग्री पर लगभग 23 से 66.5 डिग्री जो होता है, इसका बीच मकर रेखा के बीच वाला जो इलाका है, ठीक है ना, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे क्या होती है, ये जो धाराएं है, ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं दोनों मिलती है ना, ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएं मिलती है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत अधिक मछलियाँ पाई जाती है ना, बहुत अधिक मछलियाँ पाई जाती है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मछुआरे का जो जीवन है या फिर यहाँ के जो लोगों का जो जीवन होता है वो मछली पर ही बेस होता है ना, मछली पर ही उनको जीवन निर्वाह होता है। वहाँ पर मत्स्य पालन बहुत अधिक होता है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं मिलेगी वहाँ पे क्या होगा, बहुत अधिक मछलियाँ होगी, वहाँ पे मत्स्य पालन बहुत अधिक होगा। लेब्राडोर में ठंडी जलधाराएं बहती है और गल्फ स्ट्रीम में गर्म जलधाराएं बहती है। ठीक है, जहाँ पर ठंडी जलधाराएं बहेगी वहाँ का जो तापमान है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी कैसे रहेगी, ठंडी रहेगी। ठीक है ना, उस इलाका का जो तापमान रहता है वो भी ठंडी रहेगी। जहाँ पर गर्म जलधाराएं बहेगी वहाँ का जो तापमान रहता है वो भी गर्म रहेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, ध्रुव की ओर क्या होती है, ठंडी जलधाराएं बहेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पूरा के पूरा बर्फ जमे रहता है, वहाँ का तापमान कैसा रहता है, बहुत ही ठंडी रहती है। तो इस तरह से जहाँ पे ठंडी जलधाराएं बहेगी वहाँ का जो तापमान रहेगा वो ठंड रहेगा, ठीक है, कम रहेगा, और जहाँ पे गर्म जलधाराएं बहेगी वहाँ का जो तापमान भी रहता है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। सो गाइस, होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ रहा हो, और मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।